नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। और मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद, लेखक निपुण जी। चर्चा होने वाली है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे। और आपको बता दें कि करीब 17 सालों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर गया है। अब इस मुस्लिम देश का भारत की तरफ एक अच्छा रुख रखना और ये कहें कि भारत का मुरीद हो जाना, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि रक्षा अनुसंधान और इसी के साथ रक्षा क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाने के लिए भारत की मदद नाइजीरिया लेना चाहता है। प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स जो हैं और कई बख्तरबंद वाहन जो हैं वो भारत से खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि भारत कई जो अफ्रीका के देश हैं उनकी पहले से ही मदद कर रहा है और भारत के साथ ये अफ्रीका के जो देश हैं वो बढ़ना चाहते हैं और एक साथ चलना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं होगा। निपुण जी, यात्रा सबसे पहले तो ये कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसको अगर हम इस नजरिए से देखें कि 17 सालों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गया है। देखिए, निश्चित रूप से कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कई मायने में है। कई मायने में इसलिए है कि अफ्रीका के साथ हम लोग लगातार अपने संबंधों को बेटर बना रहे हैं। देखिए, अफ्रीका के अब देश देखें तो तकरीबन 54 देश हैं और हाल के दिनों में जिस प्रकार से एक आपने सुना भी हो, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर एक फाइट रहती है। चाइना कहता है कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर, भारत बोलता है हम ग्लोबल साउथ के लीडर, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया, ये तीन ही इसमें महत्वपूर्ण रूप से होते हैं। इसमें अफ्रीका एक उभरता हुआ जो है उसको माना जाता है, क्योंकि रिसोर्सिस के मामले में हम बात करें तो अफ्रीका के अगर हम 54 देशों की बात करते हैं तो रिसोर्सिस अभी भी अफ्रीका के अनछुए हैं, जिन पर आप देखें कि पहले तो आपका जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रोल रखा, नियंत्रण रखा। और जैसे कि हमको आज़ादी मिली 1947 में, तो नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसको काफ़ी लेट आज़ादी मिली थी, 63 के आसपास इनको आज़ादी मिली कॉलोनियल पावर से। उसके बाद से हम देखें तो नाइजीरिया हो या अफ्रीका के देश हों, वहाँ पर चीन और भारत दोनों ने अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया। और देखिए, भारत को अगर हम देखते हैं, चीन को देखते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता है। रीज़न ये भी है कि एक तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, चाहे चीन हो चाहे भारत हो, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के कारण एक तो रिसोर्सेज चाहिए और एक मार्केट चाहिए। तो इन दोनों को देखते हुए आपको अफ्रीका की क्या एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम देखें वर्तमान में पूरे अफ्रीका के अंदर जो युवा आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। और नाइजीरिया को अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका की आबादी का सबसे बड़ा आबादी वाला देश नाइजीरिया आपको देखने को मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है चेतन जी कि जब से G20 को G21 बनाया गया और वो भारत के इनिशिएटिव के द्वारा बनाया गया, तो भारत का जो कद है वो अफ्रीका में काफ़ी बड़ा है। उसी संदर्भ में आप देखें, केवल नाइजीरिया ही नहीं, अनेकों और भी देश आज भारत से वेपन को लेकर क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। अफ्रीका के देश, हम मिस्र की बात करें, अल्जीरिया की बात करें, मोरक्को की बात करें, तंजानिया की बात करें, मोजाम्बिक की बात करें, ये कई कंट्री हैं जिनको आज एक भारत एक बड़ा डिफेंस सप्लायर यहाँ पर आपका बना है। और अगर आप अफ्रीका की बात करते हैं, देखिए अफ्रीका एक ऐसी लोकेशन पर अवस्थित है जिसको हम लोग रणनीतिक रूप से क्या है, उसकी जो अवस्थिति है अफ्रीका की, वो बहुत मायने करती है। रीजन आप सुनते होंगे, कई बार आपने पायरेसी का मुद्दा सुना होगा कि बहुत ज्यादा पायरेसी अफ्रीका के आसपास में देखने को मिलती है। और जितने भी आप ट्रेड देखेंगे, चाहे वो वेस्ट एशिया से होने वाला ट्रेड हो या आपका यूरोप से होने वाला ट्रेड हो या हम बात करें आपका अमेरिका के साथ होने वाला ट्रेड हो, वो सारे ट्रेड आपको अफ्रीका से होकर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत अगर अपनी सहभागिता को बढ़ाता है, भारत अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से ये भारत के हितों के लिए, चाहे हम लोग बात करें आर्थिक हित की बात करें कि वहाँ से होने वाला ट्रेड हमारा सुरक्षित होता है, या हम बात करें कि जो भारत अपना एक प्रभुत्व कह दीजिए, प्रभुत्व कहना है बल्कि प्रभाव में ज्यादा कहूँगा, प्रभुत्व कहना तो हमारे लिए सही नहीं है कि हम इस तरह के टर्म का यूज नहीं करते हैं। भारत जो अपना प्रभाव, और हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जो हमारा यूएनएससी है, यानी कि जो यूएनओ का संगठन है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी परमानेंट मेंबरशिप बने, उस आवाज के रूप में हम देखें तो उसको मजबूती मिलेगी। एक डिफेंस जो भारत को कहा जाता था कि भारत के डिफेंस के जो भी आपके वेपन्स होते हैं उनको क्या करता है, परचेज करता है, यानी कि केवल केवल आपका इंपोर्ट करता है। आज भारत एक एक्सपोर्ट करता हुआ बनता है। तो केवल ये नहीं कि जो इंडिया की सार्वजनिक कंपनियां हैं
वो इनसे ही खरीद रहे हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से भी खरीद रहे हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक वेपन सप्लायर बनेगा अफ्रीका के लिए। तो अफ्रीका, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब किसी देश के बीच में वेपन सप्लाई होनी शुरू होती है, इसको हम एक मिलिट्री रिलेशंस में रखते हैं चेतन जी। और जब हम वेपन सप्लाई एक दूसरे के साथ करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस माने जाते हैं। जैसे मैं एक छोटा आपको एग्जांपल दूं, हमने फ्रांस के साथ राफेल खरीदा, तो राफेल केवल ये नहीं कि हमने अपना राफेल लेकर आ गए, राफेल के साथ 10 20 30 साल की एक संधि होती है कि बीच में अगर राफेल का कोई दिक्कत आती है तो आपको मेंटेनेंस करना है। जैसे हम देखते हैं ना कारों की हम सर्विस बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल। तो जिस भी कंपनी से हमने कार खरीद ली तो 4 5 साल का मतलब रिलेशन उस डीलर के साथ, उस एजेंसी के साथ हमारा बन जाता है। तो इसी तरह वेपन का होता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक हित के लिए, सामरिक हित के लिए, भारत के राजनीतिक हित के लिए, सभी के लिए मैं इसको मायने में देखता हूँ, और बहुत बड़ा इसका मायना निकल कर आएगा आने वाले समय में। निपुण जी, अगर हम देखें कि अमेरिका जो है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वहां पर आई, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन अब जिस तरीके से अफ्रीका में भी हमारा कद बढ़ रहा है और अफ्रीका के कई देश हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम बार बार इसी बात को कहते हैं, जो G20 का हमारा जो स्लोगन था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उस बात को हम बार बार दोहराते हैं। अब अमेरिका को इनसिक्योरिटी नहीं होगी इस बात से? क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये कम हो जाएगा कि भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में भी लोग बढ़ना चाहते हैं, भारत की कंपनी से जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर जो भी रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े हमारे पास चीजें हैं उन्हें खरीदना चाहते हैं? देखिए, अमेरिका की, मैं हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बात बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती चेतन जी। यहाँ सब कुछ क्या होता है, हितों से जुड़ा होता है, इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, आज भारत एक सप्लायर बन रहा है, धीरे धीरे सप्लाई कर रहा है, और ये हर देश को क्या है, अपना एक हित है या हर देश का अपना एक अधिकार है कि वो अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको सेल भी करे। अमेरिका को लेकर चिंता का भाव इसलिए मेरे को नहीं बनता क्योंकि देखिए, अमेरिका से हम पहले से ही बहुत ज्यादा वेपन परचेज नहीं करते हैं। हमारे वेपन का जो सबसे बड़ा सप्लायर रहा है वो हमेशा 60% आपका रशिया रहा है। उसके बाद फ्रांस है आपका, इसके अलावा हम लोग इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये बाद के नंबर पे आते हैं। हालांकि कोशिश की, फ्रांस ने कोशिश की, अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन हम रशिया को लेकर, तो भारत को एक बड़े मार्केट में वेपन सप्लाई के रूप में देखें तो अमेरिका उसे ऐसे नहीं देख पाया कभी भी। हाल के दिनों में जब संबंध बढ़ते हैं तो उसमें देखा जाता है कि हाँ, अमेरिका कोशिश जरूर करता है। लेकिन भारत अगर आपका क्या करता है, सप्लायर बनता है, तो भारत रशिया से भी खरीदना वेपन क्या करेगा, कम करेगा। तो इसको आप एक अलग तरीके से देखिए, भारत जो है रशिया के साथ संबंध इसलिए अच्छा रखता है क्योंकि रशिया अनेकों मुद्दों पर हमारे को क्या करता है, सपोर्ट करता है। चाहे वो यूएनएससी में हमारे लिए वीटो करना हो या हमें बड़ी मात्रा में वेपन की सप्लाई लेनी हो। लेकिन जब हम वेपन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हमें S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता नहीं होगी, हमें रशिया के जो एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका मतलब तो ये है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है रशिया पर वो खत्म होगी। तो ये तो अमेरिका के लिए अच्छा है। आप इस संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं, इसको उल्टे संदर्भ में आप देखिए। तो मैं मानता हूं इस प्रकार का कोई इशू नहीं है। और देखिए, बात ये होता है कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखकर किस देश के साथ हमको फायदा है। हाल के दिनों में अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है तो उनको भारत के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेके चलना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ ये मौका है, हम जितना ज्यादा इसको क्या कर सके, बना सके, अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बना सके, ये बेटर है। क्योंकि आने वाले समय में चाइना को तो दिक्कत होती है, जो टक्कर, अभी जो सीधा टक्कर है वो अमेरिका और चीन के बीच में है। अमेरिका फ्यूचर में भारत को एक कॉम्पिटिटर देख सकता है, तब एक तनाव का विषय ज्यादा बन सकता है। तो मैं मानूंगा कि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हम जितना ज्यादा कैश करेंगे उतना ही बेटर हमारे लिए होगा। चाइना को तो दिक्कत होती ही होगी इन सब चीजों से। भाई, चाइना को तो निश्चित रूप से होती होगी। अब मुझे बड़े इंटरेस्टिंग बात याद आई कि अगर आप देखें 54 देश हैं अफ्रीका के, पूरे कॉन्टिनेंट हम बात करें तो अमेरिका की एम्बेसी तकरीबन 49 कंट्रीज में अमेरिका की एम्बेसी है। और चीन की एम्बेसी जो है 50 कंट्रीज में चीन की एम्बेसी है अफ्रीकन नेशंस के अंदर। कमाल की बात यह थी कि मोदी जी के आने से पहले केवल 29 कंट्री में भारत की एम्बेसी थी। इसका मतलब यह है चेतन जी कि हमारे राजनीतिक संबंध भी अफ्रीकन देशों के साथ में नहीं थे। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पीएम मोदी के आने के बाद 40 से अधिक देशों, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 40 से अधिक देशों में आज हमारी एम्बेसी अफ्रीका में है।
तो ये दिखाता है कि भारत लगातार अफ्रीका में अपनी क्या कर रहा है, पकड़ को मजबूत कर रहा है। जहां हम देखते हैं कि अफ्रीकन सभी देशों के साथ में चीन का जो व्यापार है वो 200 बिलियन से भी ज्यादा है, भारत का व्यापार अभी 100 बिलियन का है। तो अभी भारत को और भी ज्यादा भारत कोशिश कर रहा है कि हमारा अफ्रीकन देशों के साथ में ट्रेड बढ़े। और मैं एक बात को लेकर बड़ा आश्वस्त रहता हूँ कि अगर ऑल सोल में अगर भारत अपना व्यापार बढ़ा देता है, भारत अपने संबंधों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही वहां पर आर्थिक सामरिक गतिविधियों को भारत बढ़ाता है। जैसे हम देखते भी हैं कि भारत ने अभी नौसैनिक अभ्यास भी नाइजीरिया के साथ में किया था, नौसेना के साथ में किया था, और जो गिन्नी की खाड़ी बहुत ही खास वहां पे बैठती है, वहां पे अभ्यास किया था। तो ये गतिविधियां बढ़ाता है। तो अफ्रीकन नेशंस की जो पहली पसंद होगा वो भारत होगा, ना कि चीन होगा। डिफेंस सप्लाई के रूप में जब भारत इसे उभर रहा है, मोरक्को है या फिर हम कहें अल्जीरिया है, तंजानिया है, इन देशों में भी भारत जो है अपने डिफेंस सिस्टम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब नाइजीरिया भी उस लिस्ट में ऊपर आता चला जा रहा है। अब अगर हम देखें कि हमारे जो संबंध हैं धीरे धीरे अफ्रीका में भी सुधर रहे हैं, अफ्रीका में भी अच्छे, हालांकि संबंध तो हमारे इतना ज्यादा कभी खराब रहे ही नहीं, लेकिन अगर डिफेंस पे, हमारे डिफेंस सेक्टर पे भी अगर ये देश निर्भर हो जाते हैं तो इन देशों की इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी कहीं ना कहीं। अगर चीजें इनके लिहाज से अच्छी रहती हैं, अपने आप को सशक्त कर पाएंगे। हम ताइवान को भी सशक्त करने की बात कहते हैं, और अमेरिका तो कर ही रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम चाहे साउथ चाइना सी की हम बात करें, भारत का वहां पर दबदबा बढ़ता है, और अफ्रीका वाले क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ता है। हाँ देखिए चेतन जी, ताइवान को तो अभी हमने डिफेंस सप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ताइवान अफ्रीका ने वहां पर, माफ कीजिए, अमेरिका ने वहां पर किया। हाँ अमेरिका ने किया है। क्योंकि चेतन जी, ताइवान को अगर हम सीधा सप्लाई करते हैं तो हमने जो वन चाइना पॉलिसी को एक तरीके से हम लोग कहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, चाइना को सीधा छेड़ना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये वही भारत तो हमने ब्रह्मोस दिया ही। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया, वियतनाम को हमने क्या दिया, अपना नेवल शिप दिया पेट्रोलिंग करने के लिए। बिल्कुल। मंगोलिया के साथ हमने बेटर रिलेशंस बनाए, ताइवान के साथ हमने बेटर रिलेशंस बनाए, वियतनाम के साथ तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो वियतनाम का साउथ चाइना सी में ऑयल को हम लोग क्या करें, वहां से निकाल रहे हैं। ऑयल निकालने में देखिए क्या था कि वियतनाम को पता चला कि मेरे पास में बहुत सारा ऑयल है, तो ये मैं मनमोहन जी के टाइम में बात कर रहा हूँ। तो होता ये है कि समझौता होता है हमारे बीच में कि भैया आओ और हमारा तेल निकाल दो, अब हमको तो निकालना नहीं आता, वियतनाम ने कहा। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम आते हैं। चीन ने हड़काया कि दक्षिण चीन सागर हमारा है, तो हमने वो योजना थोड़ा पोस्टपोन कर दी कि हम बाद में करेंगे, कैसे करेंगे। फिर पीएम मोदी आते हैं, पीएम मोदी जाकर वियतनाम का तेल निकालना स्टार्ट करते हैं, तो चीन इस पर हड़काता है। तब हम कहते हैं कि देखो ये दो संप्रभु देशों के बीच में है, और दक्षिण चीन सागर कैसे पूरा तुम्हारा हो गया, 200 नॉटिक मील तक का एरिया आपका होता है। तो उसको हम लोग बोलते भी हैं कि जैसा चीन हमारे साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ बेटर रिलेशन बना रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, वैसे ही भारत ने चीन के अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए डायमंड नेकलेस पॉलिसी को क्या क्या स्टार्ट किया है। चीन के नेबर्स को हमने क्या क्या बेटर रिलेशन बनाने स्टार्ट किए हैं। मैं इसको सिंपल अपनी भाषा में बोलते हुए मजाक मजाक में, कई बार क्लास वगैरह मजाक में बोल भी देता हूँ कि हम चीन को सीधा ये बोलते हैं कि तू मेरे गली में आना बंद कर दे तो मैं तेरी गली में आना बंद कर दूं। अब तू मेरी गली में आएगा, मेरे पड़ोसी मेरे पड़ोसनों को छेड़ेगा, दिक्कत करेगा, तो भाई हम भी करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सी एक रणनीति है। नहीं बिल्कुल, अब ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं सुखद तस्वीरें इसे माना ही जाएगा, क्योंकि भारत का कदम आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो क्या है, उससे कहीं ना कहीं खुशी जरूर मिलती है। और अफ्रीका के देशों में, हालांकि ब्रिक्स में अफ्रीका का आना और उसके बाद G20 में भी जिस तरीके से हमने शामिल किया, तो एक ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भारत के लिए तो अच्छा संकेत है ही, दुनिया से, दुनिया के अफ्रीका वाले क्षेत्र से जो भारत के लिए इज्जत आ रही है, सम्मान आ रहा है, ये सबको दिख रहा है। अब नाइजीरिया से तस्वीरें सामने आई हैं तो ये अपने आप में अद्भुत हैं और सुखद भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर हैं और कई विशेष जो चीजें हैं वहां पर होने जा रही हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि हालांकि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो भी काफी संख्या में वहां पर हैं। निपुण जी, हाँ देखिए, भारतीय मूल के तो आप जान लीजिए, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ की एक एजेंसी है, और उसका एक डिपार्टमेंटल, उसका मतलब पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, उसका एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट की अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा है, और शायद ही आज कोई ऐसा देश हो जहां पर इंडियन डायस्पोरा उपस्थित ना हो।
और कमाल की बात यह है, इंडियन डायस्पोरा आज उन कामों में है, वो लिप्त है या वहां पर व्यवस्थित है, जो आपको दिखाई देगा इंटेलेक्चुअल जो वर्क होते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क यानी कि आप टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, इन प्रोफाइल में आपको इंडियंस दिखाई देंगे हर देश के अंदर। तो नाइजीरिया भी इससे अछूता नहीं है। नाइजीरिया में भी बड़ी संख्या में आपको भारतीय मूल के लोग दिखाई देंगे। बिल्कुल। अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया गया। और 17 साल बाद क्योंकि कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचा था, तो ये तस्वीरें आना एक तरीके से स्वाभाविक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब देखना होगा कि किस तरीके से नाइजीरिया में तो हमारा दबदबा बढ़ ही रहा है, और अमेरिका एक तरफ कुछ सोच रहा है, चाइना की चालबाजी चली रही है, लेकिन उस पर भी हम नकेल जो है वो लगातार कसे ही चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आपने देखा और उम्मीद है ये चर्चा जो है पसंद आई होगी। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं इस चर्चा को लेकर और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।